हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड ऑफ बेड। ठीक है, बेड का जो एटीट्यूड है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे ये चीज़ नया नहीं है। ठीक है, ये चीज़ इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो। बट वो जो था हमने थोड़ा सा अप टू 12th लेवल तक ही उसको एक्सप्लेन करने को ट्राई किया था, या फिर 12th लेवल तक ही उसको हमने रेस्ट्रिक्टेड रखा था। ठीक है, वो टॉपिक तो सेम था, कंसेप्ट सेम था, लेकिन उसका जो भी मतलब समझने का या फिर जितना हमें 12th के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट था वो वहाँ तक हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। ये टॉपिक इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो आज जो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, अप टू योर एंट्रांस वगैरह, जो भी आप एंट्रांस देते हो हायर स्टडी के लिए, बीएससी हो, एमएससी हो, जो भी आप एंट्रांस वगैरह दे रहे हो, तो उसके लिए ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको लगने वाला, और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जिसका एटीट्यूड ऑफ बेड, या फिर आप बोल सकते हो इन नॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा ही, डीप और स्ट्राइक वाला टॉपिक मतलब क्लियर नहीं है। वो मतलब फोल्ड जो भी इसके बाद पढ़ी या फिर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करी, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को पड़ेगा अगर आपका डीप स्ट्राइक वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज हम हर एक चीज़ को कवर करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हर एक इंसान के अंदर एटीट्यूड रहता है, हर एक इंसान का अपना अलग अंदाज़ रहता है। ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग एटीट्यूड रहता है। सिमिलरली जब हम जियोलॉजी के अंदर आते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हम देखते हैं क्या है, बेड का ओरिएंटेशन। तो बेड का ओरिएंटेशन को ही अगर हम एक्सप्लेन करने को जाते हैं, ठीक है, तो बेड का ओरिएंटेशन को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि उसका हम इंक्लिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो इंक्लिनेशन वगैरह को देखने के लिए, मेजर करने के लिए हम दो कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, डीप और स्ट्राइक। तो द एटीट्यूड ऑफ द बेड हैज़ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या क्या है, डीप एंड स्ट्राइक। तो अब डीप क्या है, स्ट्राइक क्या है, चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, विदाउट लेटिंग इसको ज़्यादा लेंदी ना करते हुए, तो सबसे पहले देखेंगे डीप। ठीक है, डीप क्या है, इज़ नथिंग बट द इंक्लिनेशन ऑफ बेड। ठीक है, या फिर यू कैन से एक कोई भी एक इंक्लाइन, जो भी एक नॉर्मल बेड है, इंक्लाइंड है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, स्टीपली इंक्लाइंड है, वर्टिकल है, कोई भी एक बेड ले लीजिए। वो बेड हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ नथिंग बट योर डीप। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल इट इज़ एसेंशियली एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ बेड। तो हम इसको बेड का इंक्लिनेशन का एंगल को भी हम डीप बोल सकते हैं, या फिर इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ ए बेड विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, मीन्स एक कोई भी एक बेड ले लीजिए। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए आपके लिए एक बेड लेता हूँ। ये एक रॉक का बेड है। अब बोलोगे ये कैसा बेड है? हाँ, ये भी एक रॉक का बेड है, इसको कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, 2D में कंसिडर कर लीजिए। तो हम डीप यहाँ पर, क्योंकि हम तो जो भी डीप या फिर स्ट्राइक वगैरह बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, ऑब्वियसली रॉक बेड के लिए बोल रहे हैं। तो रॉक बेड के रिगार्डिंग देखेंगे ना। अगर ये रॉक बेड है, तो ये रॉक बेड एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें लेना है। इस हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट एंगल इज़ योर डीप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमेशा से नहीं है कि बेड इस तरीके से इंक्लाइन रहेगा, मे भी ऐसे भी इंक्लाइन होकर रह सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से रहे, लेकिन हमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस रहना है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा वही, उसी को ही हम बोलेंगे डीप। में भी बेड वर्टिकल रह सकता है। ठीक है, अब बोलोगे ये तो बेड दिख नहीं रहा, तो इसको 3D में देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि चीज़ें ईजी में समझ में आए। तो ये हॉरिजॉन्टल जो इमेजिनरी सरफेस से ये जो बेड है, पर्टिकुलर ये बेड कितना एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज़ नथिंग बट योर डीप। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, अब सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 90 है नहीं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग बेड का अलग अलग एंगल बनता है इंक्लिनेशन का विद द हॉरिजॉन्टल बेड, उसी को ही हम बोल रहे हैं डीप। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा डीप क्या है। द डीप ऑफ अ बेड हैज़ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डीप का भी टू कंपोनेंट है। तो क्या क्या है, मतलब डीप जो हमने समझ लिया डीप क्या है, लेकिन अगर डीप को भी आप एक्सप्लेन करने को चाहते हो तो उसको दो कंपोनेंट के मदद से आपको एक्सप्लेन करने को पड़ेगा। क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है डीप का, दैट्स वाई हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट भी देखने को मिलेगा, मतलब जो जो कंपोनेंट है जो दो, वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है, और ये दोनों की वजह से ही हम इसको फिर बोलते हैं डीप को एज डीप क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है आप सभी को पता ही होगा, आपने इसे पहले पढ़ा होगा। ठीक है, जो बेसिक से चीज़ है। तो द अमाउंट ऑफ डीप इज ऑन एंगल हुईज वेरीज। तो डीप का अमाउंट कितना हो सकता है, एक ये चीज़ तो सबको पता है कि डीप का अमाउंट क्या है, एक एंगल है जो कि वेरी करता है 0 to 90। क्यों 0 to 90? क्योंकि एक बेड इंक्लाइन रहते रहते मैक्सिमम कितना इंक्लाइन होगा, आप सभी को पता है, वर्टिकल के बाद वो इंक्लाइन होगा ही नहीं। क्यों, वर्टिकल के बाद अगर वो फिर से, अगर आप बोलोगे नहीं इसके बाद भी ऐसे मुड़ेगा, तो फिर इधर से हम एंगल ले लेंगे ना। अगर ये और भी ऐसे मुड़ जाएगा, ये चीज़ को समझिए, अगर बेड इस तरीके से मुड़ जा रहा है और भी, इसको देखिए 3D में, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से हम ले लेंगे ना, तो अप टू अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो ये 90 डिग्री आपको दिखेगा।
और मिनिमम अगर देखते हो कोई हॉरिजॉन्टल बेड में तो वो 0 डिग्री दिखेगा। तो यहाँ पर से एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि डीप जो वेरी करेगा बिटवीन ईयर 0 to 90, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ बेड। अब ये डिपेंड करता है कम 0 to 90 तो हमने बोल दिया ना, कभी हो सकता है वो 49 हो सकता है, कभी 35 हो सकता है, ठीक है, 35 डिग्री, कभी हो सकता है 25, कभी हो सकता है 50। तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ द बेड, बेड कितना इंक्लाइन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन जनरल हम बोल सकते हैं कि 0 से 90 में डीप वेरी करने वाला है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केस देखते हैं। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बेड, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल बेड रहे तो डीप इज 0। तो डीप क्या हमने देखा एक अमाउंट है, मतलब उस एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ पर अमाउंट भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, और यू कैन से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रहेगा। दैट्स द रीज़न हम डीप को एक वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर एक क्या हो, अगर एक बेड हॉरिजॉन्टल हो तो डीप क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे, 0 डिग्री आपको डीप मिलेगा। एंड फॉर अ वर्टिकल बेड, अभी हमने देखा वर्टिकल बेड के लिए आपको डीप 90 मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, देखते हैं फिगर की मदद से। सपोज एक बेड है, ठीक है, ये एक रॉक बेड है। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, आप सभी को दिख रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, हमने डीप का डेफिनेशन में क्या देखा, कोई भी एक बेड हो वो एक उस हमें क्या करना है, वो बेड का ओरिएंटेशन निकालना है। ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे, एक इमेजिनरी आपको हॉरिजॉन्टल बेड लेना होगा, मतलब इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन लेना होगा। उस प्लेन से फिर वो बेड कितना एंगल बना रहा है, दैट इज़ योर डीप। तो यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल हम प्लेन लेते हैं तो देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो इससे पता क्या चला कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट 0 डिग्री। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल बेड के लिए जो डीप रहेगा 0। बट उसी की जगह में अगर आप वर्टिकल बेड ले लेते हो तो यहाँ पर क्या होने वाला, देखिए वर्टिकल बेड में क्या होता है, ये पूरा स्ट्रेट वर्टिकल बेड आप सभी को दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, डीप का डेफिनेशन, हॉरिजॉन्टल सरफेस लेना, इमेजिनरी सरफेस ले लीजिए। अब यहाँ पर एंगल काउंट कीजिए, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल साफ साफ दिख रहा है, किसी को भी समझ में आएगा यार ये 90 डिग्री है। तो हाँ, वर्टिकल बेड के लिए हमेशा से आपको डीप कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। बट क्या हो, अगर बेड ना हॉरिजॉन्टल, ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल हो, ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, इंक्लाइन रहेगा। अगर इंक्लाइन रहता है तो वो वेरी करेगा ना, इससे पहले ही हमने ये कंडीशन देखा कि 90 से 0 के बीच में वेरी करेगा। अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो वो 0 रहता, अगर वो पूरा एक्जैक्टली वर्टिकल रहता तो वो 90 रहता। लेकिन अगर इंक्लाइंड है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल वो बनाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों हम हॉरिजॉन्टल बेड में डीप 0 बोल रहे हैं और क्यों वर्टिकल बेड में डीप 90 बोल रहे हैं, ठीक है। बट इसके बावजूद कभी कभी आप अगर कुछ मैप वगैरह देखते हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हो, तो सम टाइम्स वो क्या करते हैं, ऐसा ना लिख के डायरेक्टली, मतलब बेड का ओरिएंटेशन जब भी वो बताते हैं सम टाइम्स वो डायरेक्ट लिखते नहीं कि बेड इंक्लाइंड है या फिर इतना डिग्री डीप दिखा रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो सिंबल से भी आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में सिंबल ही डायरेक्ट दे देते हैं, या फिर मैप वगैरह अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मतलब सिंबल ज़्यादा वो देंगे। तो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। जब भी इस तरीके का सिंबल दिखे इन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी तो यहाँ पर समझ जाना इजीली क्या होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये तो प्लस का साइन है, ठीक है, अब ये तो मेडिकल साइंस में ये यूज़ होता है, हाँ वो यूज़ होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल बेड के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ सिंबल पहले से हमसे पहले भी किसी ने डिराइव किया है, तो हम इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। एज ए इंटरनेशनल ये एक्सेप्टेबल है। एंड अगर आप वर्टिकल बेड को रिप्रेजेंट करते हो तो यू हैव टू यूज़ दिस टाइप ऑफ सिंबल, ठीक है। ये वर्टिकल बेड के लिए सिंबल है। एंड अगर क्या हो, बेड इंक्लाइंड हो, जो कि हमने अभी केस देखा, कुछ भी इंक्लिनेशन हो, तो इसके लिए वो यूज करते हैं पर्टिकुलरली यहाँ से एरो इस तरीके से देना है और एक साइड में एरो देना है, ठीक है। इस तरीके का वो सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये सिंबल में भी इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है बेड का ओरिएंटेशन किधर है, ठीक है। तो ये तो चीज़ हमने समझ लिया। तो डीप को लिखते कैसे हैं, 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये क्या हमने देखा, डीप एक वेक्टर कंपोनेंट, अगर वेक्टर कंपोनेंट दो, मतलब वेक्टर मतलब वेक्टोरियल प्रॉपर्टी है तो दो कंपोनेंट है उसका ना, डायरेक्शन एज वेल एज अमाउंट या फिर यू कैन से मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड है 60 डिग्री, मीन्स यहाँ पर बेड का जो इंक्लिनेशन रहेगा 60 डिग्री, लेकिन उसका वो कौन सा डायरेक्शन में इंक्लाइन होकर रहेगा, नॉर्थ से 45 ईस्ट। अब नॉर्थ से 45 ईस्ट क्या है, सिंपल से अगर एक डायग्राम लेते हो, ये क्या है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो नॉर्थ ये देखिए, अगर यहाँ पर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं तो नॉर्थ से हमें कितना जाना है, 45 डिग्री। यहाँ से ये 10 20 30 40 45, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 45 डिग्री यहाँ से नॉर्थ से आते हैं तो ये डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ से 45 हमने आया ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से 45 ईस्ट की तरफ आप जब आ जाते हो तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो बेड 60 डिग्री आपको झुका हुआ मिलेगा, इंक्लाइंड मिलेगा। तो उसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है, सिम्बॉलिक वे में। तो ये था ऑल अबाउट डीप। बट डीप यहाँ पर खत्म नहीं होता है, डीप का फिर आगे चल के टाइप्स है। क्या है, दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीप। क्या क्या है, ट्रू डीप है एंड एपरेंट डीप है। टर्म में ही ट्रू दिख रहा है और टर्म में एपरेंट दिख रहा है, तो एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा। बट फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को ट्राई करते हैं, ट्रू डीप क्या है, एपरेंट डीप क्या है। तो ट्रू डीप इज
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लोप ऑन अ रॉक बेड। तो रॉक बेड का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लोप रहता है ना, उसी को ही हम ट्रू डीप बोलते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू डीप, तो हमने देखा डीप को हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दोनों यूज होता है कोई भी डीप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर पता क्या चला, द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू डीप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू स्ट्राइक। आप बोलोगे ये स्ट्राइक क्या है भाई, ये बता दें, ठीक है, जिनको पता है उनको तो पता, मतलब आइडिया आ गया होगा स्ट्राइक क्या है, जिनको नहीं पता आगे हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ ये याद रख लीजिए कि ट्रू डीप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर स्ट्राइक, ठीक है, ये रिलेशन हमेशा से याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के अपेरेंट डीप आने वाला है और ये रिलेशन काम नहीं देगा अपेरेंट डीप में, ठीक है। तो ट्रू डीप को अगर डिफाइन करना है तो बेस्ट हुआ कि डायरेक्शन ऑफ द ट्रू डीप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्राइक। एंड इसके बाद ट्रू डीप क्या रहेगा, ऑलवेज क्या दिखाएगा, मैक्सिमम स्लोप, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लोप दिखाएगा रॉक बेड में। रॉक बेड में जब भी जो भी डायरेक्शन में अगर आपको मैक्सिमम पूरा अमाउंट वैल्यू ऑफ या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लोप दिख रहा है, उसी को ही आप ट्रू डीप बोलोगे, ठीक है। तो बोलेगा अपेरेंट डीप क्या है, ये भी बता दे, ठीक है। देखते हैं अपेरेंट डीप क्या, अपेरेंट डीप इज ऑलवेज अ वैल्यू लेस देन ट्रू डीप, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए कि ऑलवेज अ वैल्यू, ये तो एक वैल्यू रहेगा लेकिन हमेशा से लेस देन ट्रू डीप रहेगा। अगर ट्रू डीप हम बोल रहे क्या, मैक्सिमम अमाउंट, अब मैक्सिमम अमाउंट अगर सपोज हम बोल रहे हैं एक डीप है 80 डिग्री, एक रॉक बेड का मैक्सिमम अमाउंट है 80 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये 78 डिग्री तक हो सकता है अपेरेंट डीप, ठीक है, लेकिन 80 डिग्री नहीं होगा, 78 से अप टू 0 में वेरी करेगा, ठीक है। तो अपेरेंट डीप ऑलवेज लेस देन ट्रू डीप। कोई भी एक अगर रॉक बेड का आपको ट्रू डीप बता दिया गया है तो ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भी इसका अपेरेंट डीप निकलने वाला है वो लेस रहेगा, ठीक है, किससे, ट्रू डीप से। अ डीप मेजर्ड इन एनी डिरेक्शन देन द ट्रू डीप इज कॉल्ड द अपेरेंट डीप। तो और यहाँ पता क्या चला, और कोई मतलब ट्रू डीप क्या था, ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को छोड़ के और अगर कोई डायरेक्शन में आप डीप को मेजर कर रहे हो उसी को आप बोलोगे अपेरेंट डीप। मीन्स ये अगर आपका स्ट्राइक है, आप बोलोगे स्ट्राइक क्या है तो पता नहीं, ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये अगर स्ट्राइक है यहाँ पर जो हम डीप लेंगे ना, डीप ऑलवेज ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक। बट इसके अलावा और कोई भी डायरेक्शन में आप अगर डीप मेजर करते हो, ठीक है, इसी पॉइंट से मेजर करते हो कोई भी डायरेक्शन में, तो ये रह बन जाएगा फिर आगे चल के ये जो बन जाएंगे, ये तीन ये दो ये बन जाएंगे अपेरेंट डीप। आप कोई भी आप लीजिए बट ये पांचों को हम आज अपेरेंट डीप कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट दिस की, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट दिखा रहा है और ऑलवेज हमने देखा ट्रू डीप इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर को छोड़ के बाकी जितना भी डायरेक्शन में आप डीप मेजर कर रहे हो वो बन जाएगा आपका अपेरेंट डीप। तो द अमाउंट ऑफ डीप डिक्रीज, तो डीप का अमाउंट डिक्रीज करता है आज द डायरेक्शन ऑफ डीप मूव्स राउंड टुवर्ड्स द स्ट्राइक डायरेक्शन, ठीक है। डीप का अगर डायरेक्शन स्ट्राइक की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, किसका अमाउंट, डीप का अमाउंट। आप बोलोगे ये क्या बता रहा है भाई, तो देखो यहाँ पर बात ऐसा है कि यहाँ पर हम दो टाइप का डीप देख रहे हैं, एक है ट्रू डीप और एक है अपेरेंट डीप। अगर ये इसको हम कंसिडर करते हैं स्ट्राइक, तो ट्रू डीप क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे ये मतलब मैक्सिमम अमाउंट दिखाएगा और ये परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन, अमाउंट परपेंडिकुलर नहीं है, अमाउंट 90 डिग्री नहीं है, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो इसको हम बोलेंगे ट्रू डीप। इसके अलावा जो भी डायरेक्शन आप देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ अलग एंगल बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अपेरेंट डीप। तो ये अगर ट्रू डीप मतलब पूरा मैक्सिमम अमाउंट दिखाता है, हमने देखा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन ट्रू डीप ही बताता है, तो इसके अलावा जितना भी लीजिए वो मिनिमम दिखाएगा। बट यहाँ पर से एक चीज़ देखा गया, आप इससे जितना आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे इससे मतलब एंगल बढ़ाते जाओगे डायरेक्शन का, तो यहाँ पर जाके मैक्सिमम एंगल मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जितना जितना आप क्लोज जाओगे टुवर्ड्स द स्ट्राइक, यहाँ पर एंगल डिक्रीज होता जाएगा, वही चीज़ लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ डीप डिक्रीज, डीप का अमाउंट डिक्रीज होगा आज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हमने मूव किया है, ठीक है, ऑफ डीप, डीप का डायरेक्शन जो हमने जिस डायरेक्शन में हमने मतलब मेजर किया था वो डायरेक्शन को अगर हम मूव करते हैं राउंड टुवर्ड्स द स्ट्राइक, स्ट्राइक की तरफ, अगर मतलब यहाँ पर मैक्सिमम डीप मिलेगा इस डायरेक्शन में, इसके बाद अगर हम इसको लेके जाते हैं टुवर्ड्स योर स्ट्राइक, तो डीप का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करते करते जाएगा, ठीक है। एलोंग द स्ट्राइक डायरेक्शन डीप विल बी जीरो, और स्ट्राइक के डायरेक्शन में डीप क्या हो जाएगा, ऑलवेज भी जीरो रहेगा, ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो डीप स्ट्राइक तो हम डीप देख लिया, चलिए फिर स्ट्राइक को समझ लेते हैं। स्ट्राइक, स्ट्राइक टर्म आ रहा था, स्ट्राइक क्या है, द ट्रेंड ऑफ अ रॉक बेड, रॉक बेड का ट्रेंड को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक, ठीक है। द ट्रेंड ऑफ ए रॉक बेड ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड स्ट्राइक, तो रॉक बेड का ट्रेंड को ही ग्राउंड सरफेस में जो उसका ट्रेंड रहेगा दैट इज योर स्ट्राइक, ठीक है। इसको और भी अच्छे से समझते हैं। द स्ट्राइक में बी डिफाइंड एज द डायरेक्शन, तो ये भी क्या एक डायरेक्शन ही है, ऑफ अ लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन है, फॉर्म, और वो लाइन बन कैसे रहा है, क्योंकि एक लाइन रहेगा तभी तो हम उसका डायरेक्शन बोलेंगे ना, लेकिन वो लाइन कहाँ से आ रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो लाइन कैसे बन रहा है, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ बेडिंग प्लेन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक बेडिंग प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उसके वजह से एक लाइन बनेगा, और वो लाइन को ही हम बोलेंगे स्ट्राइक। अब वो लाइन को देखेंगे हम, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, हम वो लाइन को भी ड्रॉ करके देखेंगे। स्ट्राइक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर
और यू कैन से राइट एंगल टू द ट्रू डीप, ये चीज़ हमने इससे पहले भी देखा ये रिलेशन, ठीक है। एंड और एक चीज़ यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्ट्राइक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसका एक ही कंपोनेंट रहेगा। इट हैज़ द ओनली वन कंपोनेंट दैट इज डायरेक्शन। अगर इसका सिर्फ डायरेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके साथ डायरेक्शन के साथ आज वेल आज इसका मैग्नीट्यूड रहता तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता लाइक डीप। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसका एक ही कंपोनेंट रहेगा और वो एक कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन। तो स्ट्राइक को जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन नॉट अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन और जो भी बेडिंग प्लेन है उसका इंटरसेक्शन कोई के वजह से एक लाइन बन रहा है और लाइन का ट्रेंड कोई हम स्ट्राइक बोल रहे हैं। ये सब चीज़ हमने क्या देखा, चलिए फिर इसको समझते हैं। एक रॉक बेड है, ठीक है, आपके पास एक रॉक बेड है। सपोज ये एक रॉक बेड है, ठीक है, और भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये एक रॉक बेड है, यहाँ पर अगर समझ में आता है फिर से ड्रॉ करेंगे। ये एक रॉक का बेड है। अब बोलोगे ये तो रॉक का बेड दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है। अब तो लग रहा है ना ये रॉक का बेड है। सपोज एक रॉक का बेड है, कुछ इस तरीके से एक रॉक बेड है, या फिर यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल अगर इसको हम 2D में भी देखते हैं, ये एक रॉक का बेड है और ये रॉक का बेड से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, आप सभी को पता है, इमेजिनरी सरफेस लेते हैं। और ये जो इमेजिनरी सरफेस लेने की वजह से यहाँ पर जो इंटरसेक्शन दोनों का हुआ ना, ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बना, यही लाइन को हम बोल रहे हैं स्ट्राइक। और फिर इसी का मतलब और हॉरिजॉन्टल जो सरफेस हमने मतलब इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और विद द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस ये जो बेड का इंक्लिनेशन को हम डीप बोल रहे हैं, लेकिन इसके वजह से जो इंटरसेक्शन एक मतलब लाइन बन जा रहा है, ये लाइन को ही हम बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं डेफिनेशन। द स्ट्राइक मे बी डिफाइंड एज द डायरेक्शन, तो इसको हम एक डायरेक्शन ही बोल रहे हैं, ऑफ अ लाइन। लाइन का डायरेक्शन को ही हम स्ट्राइक बोल रहे हैं, ठीक है। वो लाइन बन कैसे रहा है, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। जो भी बेड का आप स्ट्राइक निकाल रहे हो उस बेड का इंटरसेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके साथ आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो दोनों का इंटरसेक्शन को ही हम बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। और एक बेड लेता हूँ आपके लिए, एक हमने वर्टिकल बेड लिया, ये सपोज एक वर्टिकल बेड है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखिए हॉरिजॉन्टल हमने सरफेस लिया, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एंगल मेजर करना है। तो ये जो इंटरसेक्शन ये दोनों का हो रहा है, ठीक है, ये बेड का और हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये इंटरसेक्शन, जहाँ तक अगर ये रॉक बेड इस तरीके से एक्सटेंड रहेगा, ठीक है, कुछ अप टू कुछ डिस्टेंस, तो ये स्ट्राइक भी इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करेगा। तो ये लाइन जो बन रहा है, दिस इज योर स्ट्राइक लाइन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि स्ट्राइक क्या है और इसको सिर्फ हम डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्राइक से ऑलवेज डीप जो रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, कौन सा, ट्रू डीप, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द ट्रू डीप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक डायरेक्शन। और अपरेंट डीप का क्या रिलेशन रहेगा, ये चीज़ हमने देखा। तो चीज़ें को ज़्यादा रिपीट ना करते हुए सिंपल से हमने ये चीज़ देख लिया कि डीप क्या है, स्ट्राइक क्या है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरत क्या पड़ा कि डीप और स्ट्राइक को हमें पढ़ना है, या फिर इसे नहीं पढ़ते तो नहीं होता क्या। इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है आपका मन में कि डीप और स्ट्राइक को पढ़ के हम करेंगे क्या, क्या हम उखाड़ लेंगे इसको पढ़ के, ठीक है, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो इसका सॉल्व करते हैं। चलिए फिर, टू डिटरमाइन द यंगर बेड, तो बेड का जो हम क्रोनोलॉजिकल डाटा निकालते हैं या फिर यू कैन से एज निकालते हैं, रिलेटिवली कौन सा बेड ज़्यादा एज का है, कौन सा बेड कम एज का है, जो कि हमने इससे पहले भी मतलब पार्ट 1 में या फिर यू कैन से वीडियो लेक्चर 1 ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी उसमें देखा था कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का काम ही है कि इंडिविजुअल जो भी बेड रहते हैं उनके बीच में एक क्रोनोलॉजिकल रिलेशन निकालना है कि कौन सा यंगर है कौन सा ओल्डर है। तो जब भी आप ये चीज़ को निकालने के लिए जाते हो यंगर बेड, तो यहाँ से पता क्या चला कि डीप और स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, टू डिटरमाइन यंगर बेड और फॉर्मेशन। आप फॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा है उनको पता है कि बेड क्या है, फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। बेड फॉर्मेशन को यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो फॉर अ टाइम कि ये एक बेड ही को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अलग है, यूनिट अलग है, ठीक है। जिस तरीके से आप टाइम को रिप्रेजेंट करते हो, कभी आप आवर्स में रिप्रेजेंट करते हो, कभी मिनट्स में, कभी सेकंड्स में। सिमिलरली रॉक बेड को जब आप लिथोलॉजिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हो तो उसका फिर अलग अलग यूनिट है, ठीक है। लिथोलॉजिकल पैरामीटर में जब रिप्रेजेंट करते हो उसका अलग अलग यूनिट है। तो कभी आप बेड बोल सकते हो, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कभी फॉर्मेशन बोल सकते हो। जिन्होंने स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा उनको पता है। तो यंगर बेड विल ऑलवेज बी फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द डीप। डीप के डायरेक्शन में हमेशा से आपको यंगर बेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से कितना इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल गया कि डीप के डायरेक्शन में आपको जो रॉक बेड मिल रहा है, तो आप रिलेटिवली उसके बाद अगर और भी रॉक बेड मिल रहा है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जो मतलब डीप के डायरेक्शन में जो बेड रहेगा वो रिलेटिवली यंगर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर बेड्स, ठीक है, जो कि अदर डायरेक्शन में रहेंगे वहाँ पर उसके साथ रह मतलब कॉन्टैक्ट में, ठीक है। और इससे पता क्या चलता है, इन द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है या फिर नोमेनक्लेचर करना है किसका, फॉल्ट, जॉइंट, अनकन्फर्मिटी वगैरह का क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर करना है,
द नेचर ऑफ द डीप एंड स्ट्राइक इज़ ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो डीप और स्ट्राइक का नेचर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इसी चीज़ को फिर हम बेस करके, इसी चीज़ को हम मतलब क्लारीफाई करके, इसी चीज़ को हम मतलब एज अ एक इंपॉर्टेंस को इसी चीज़ का इंपॉर्टेंस को लेके फिर हम क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें फोल्ड जॉइंट ये सब चीज़ का क्लासिफिकेशन आगे हम देखेंगे किस तरीके से क्लासिफिकेशन को भी हम मतलब कोई भी एक बेड मतलब स्ट्रक्चर को फोल्ड हो जॉइंट हो अनकन्फर्मिटी उसको क्लासीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप और स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डीप और स्ट्राइक। इसके अलावा गिव्स 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और जियोलॉजिकल कोई भी स्ट्रक्चर लाइक आप अभी हमने देखा कि फोल्ड हो जॉइंट हो अनकन्फर्मिटी हो, या फिर कोई भी एक बेड का आपको कोई भी एक बेड है, ठीक है, कुछ ना कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो आ चुका है या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उस बेड का अगर ओरिएंटेशन को आप 3 डायमेंशन में आपको रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव टू यूज़ द डीप एंड स्ट्राइकिंग, वहाँ पर आपको डायरेक्शन भी मिल रहा है और मतलब आफ्टर दैट अमाउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो था इसका इंपॉर्टेंस, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है अभी आगे चल के जो चीज़ हमने देखा कि कैसे यंगर और ओल्डर मतलब बेड को हम देखेंगे आगे चल के डिफरेंट जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे लाइक फोल्ड उसको क्लासीफाई करेंगे तो किस तरीके से इसके बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे क्लासीफाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देन और एक चीज़ है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, अगर आप फील्ड में कभी गए हो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए तो आपको पता होगा कि क्लिनोमीटर कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब उसको यूज कैसे करते हैं क्या है उस जो प्रैक्टिकल आप जब करोगे आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में हम वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लिनोमीटर कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है डीप एंड स्ट्राइक का अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है। डीप अमाउंट और स्ट्राइक का डायरेक्शन, और डीप का भी डायरेक्शन और अमाउंट डीप का दो चीज़ निकलता है और स्ट्राइक का भी आप डायरेक्शन निकालते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिनोमीटर कंपास इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द डीप एंड स्ट्राइक ऑफ द बेड का डीप और स्ट्राइक निकालने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत बार बेसिक सा क्वेश्चन भी एंट्रेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। और अगर आप फील्ड करते हो या फिर अगर आपका अभी 4th सेम है आप फील्ड पे आगे चल के जाओगे तो इसको आपको मतलब ये इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, फील्ड पे जब जाओगे तभी ये चीज़ पता चलता है। तो ये था ऑल अबाउट योर एटीट्यूड ऑफ बेड। क्यों कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग मतलब एटीट्यूड ऑफ बेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।